सर्वप्रथम सभी मित्रों को नमस्कार, जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो है अपवाद तंत्र। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अपवाद तंत्र के बारे में। सर्वप्रथम हमें जानना है कि अपवाद तंत्र है क्या, अपवाद तंत्र किसे कहते हैं। तो अपवाद तंत्र होता है किसी क्षेत्र विशेष के नदी तंत्र की व्याख्या। क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या ही क्या कहलाती है, अपवाद तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब जो भारत का अपवाद तंत्र है उसे दो वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, दो वर्गों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट नंबर है आपका हिमालयी अपवाद तंत्र, हिमालयी अपवाद तंत्र, और सेकेंड नंबर में आपका है प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र। ठीक है, तो हमें पहले अध्ययन करना है हिमालयी अपवाद तंत्र के बारे में जानना है। इसमें हिमालयी अपवाद तंत्र को हम तीन शाखाओं में पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर सिंधु नदी तंत्र या इंडस रिवर सिस्टम। दूसरा नंबर जो है आपका गंगा नदी तंत्र। ठीक है, थर्ड नंबर आपका है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, सही है। हिमालयी अपवाद तंत्र को तीन शाखाओं में बांटकर हम अध्ययन करेंगे। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, सर्वप्रथम हमें सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, सिंधु नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, फर्स्ट नंबर सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी या इसी को इंडस भी कहा जाता है। ठीक है, इंडस नदी तंत्र या अंग्रेजी में बोले तो इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में आज जानेंगे। तो सर्वप्रथम जो है हमें ये जानना है कि सिंधु नदी जो इंडस है, ठीक है, ये जो इंडस है इसी के नाम पर भारत का नाम इंडिया पड़ा। ठीक है, एक इंडस शब्द से हमें ये याद आ गया कि हमें ये जानना जरूरी है कि जो इंडस है इसी शब्द के प्रयोग से भारत को इंडिया नाम दिया गया। ठीक है, और यह नाम सर्वप्रथम किसने दिया बेटा, तो ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने। किसने दिया, हेरोडोटस। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम इंडिया को या भारत को इंडिया शब्द से संबोधित किया था। ठीक है, या भारत का नामकरण किया था इंडिया शब्द से। किस नदी के नाम पर, इंडस नदी यानी सिंधु नदी के नाम पर। तो एक क्वेश्चन पड़ता है कि किस नदी के नाम पर भारत का इंडिया नाम पड़ा था, तो वो है सिंधु नदी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो सिंधु नदी बेटा आपकी जो है, सिंधु नदी तिब्बत में एक कैलाश पर्वत श्रेणी है। कौन सी पर्वत श्रेणी है, कैलाश पर्वत श्रेणी है, कैलाश रेंज है। वहां पर एक क्या है, मानसरोवर झील, उसी के निकट है ओखरचू एक स्थान है जहां पर हिमनद है। कौन सा हिमनद है, सिंगी खंबान। कौन सा हिमनद है, सिंगी खंबान हिमनद है। ठीक है, इसके पास बोखरचू के निकट समझ में आया। कैलाश पर्वत श्रेणी है, मानसरोवर झील के पास बोखरचू के निकट सिंगी खंबान नामक ग्लेशियर से। सिंगी खंबान आपकी क्या है, ग्लेशियर या इसी को हिमनद कहा जाता है। ठीक है, ग्लेशियर या हिमनद के पास से आपकी सिंधु नदी का उद्गम होता है और यह भारत में प्रवेश करती है बेटा, भारत में प्रवेश करती है तमचौक से। कहां से प्रवेश करती है, तमचौक नामक स्थान से। ये तमचौक एक गांव है। ठीक है, तमचौक नामक स्थान से आपका प्रवेश करती है और क्या करती है, आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, समझ में आई बात। इनकी जो है एक सहायक नदी यहाँ पर मिलती है। जब आगे बढ़ती है तो जम्मू कश्मीर में लद्दाख पर्वत श्रृंखला जो है, ठीक है, और उसके ऊपर आपका क्या है, सर्वप्रथम काराकोरम फिर लद्दाख। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में एक सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर है बेटा। कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। विश्व का क्या है ये, विश्व का दूसरा
सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे बड़ा ग्लेशियर, ठीक है, या हिमनद कह सकते हैं, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। इसकी तो बड़ा नहीं कहेंगे, लंबा कहेंगे, ठीक है, इसको लंबा। इसकी लंबाई कितनी है बेटा? तो 72 किलोमीटर है, ठीक है। दूसरा, तो पहला कौन है? पहला कोई बता सकता है कि पहला ग्लेशियर कौन है? तो सबसे सकता है फेदचेनको, फेदचेनको है, ये पहला हिमनद है, यानी हिमनद जो सबसे बड़ा है, ठीक है, जो सबसे बड़ा हिमनद है। कहाँ है? तजाकिस्तान में। कहाँ है? तजाकिस्तान में सबसे बड़ा हिमनद है। इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा है सियाचिन है, ठीक है, समझ में ये बात? सियाचिन है, यहाँ से एक हमारी नदी निकलती है और आकर के कहाँ मिलती है? आपकी सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है, समझ में आई बात? सिंधु नदी में मिलती है। वो कौन सी नदी है? तो वह नदी आपकी कौन सी है बेटा? बताया गया था ना आपको। वह नदी कौन सी है जो सियाचिन ग्लेशियर में मिलती है? स्योक नदी है। कौन सी नदी है? स्योक नदी। इसकी एक सहायक नदी जो इसी के जिह्वा से अमुक से निकलती है, वो कौन सी है? नुब्रा। क्या है? नुब्रा नदी है। कौन सी नदी है? नुब्रा नदी। सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर से स्योक नदी निकलती है, एक उसकी सहायक नदी है नुब्रा, ठीक है, आकर के इसमें मिलती है स्योक नदी में, और ये जाकर के कहाँ मिलती है? सिंधु नदी पर मिल जाती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो कुछ दूर में हमें एक और नदी मिलती है, किलमित नदी। कौन सी नदी मिलती है? किलमित नदी मिलती है, किलमित नदी, ठीक है। किलमित नदी का उद्गम कहाँ से होता है? किस झील से? शानदूर झील से। कौन सी झील है? शानदूर, ठीक है। शानदूर एक झील है जहां से क्या निकलती है? किलमित नदी निकलती है, और इसकी दो सहायक नदी है जो दाहिनी तरफ से निकलती है। वो कौन सी नदी है? दाहिनी तरफ से जो नदी निकलती है वो कौन सी नदी है? और बाएं तरफ से एक सहायक नदी आकर के मिलती है, वो कौन सी है? बताइए। हुंजा और गीजर, या गिंजर भी कह सकते हैं, गीजर, ठीक है। गीजर दाएं तरफ से और हुंजा बाएं तरफ से निकलती है। वेरी गुड, वेरी गुड आंसर, ठीक है। कहां से निकलती है? गीजर आपका दाहिने तरफ से और बाएं तरफ से हुंजा, हुंजा इनकी सहायक नदियां हैं, किसकी? किलमित की, ठीक है। ये क्या होती है? आकर के स्योक नदी में मिल जाती है, सॉरी, इसमें किलमित नदी में मिल करके कहाँ आती है? आपकी सिंध में इनका संगम हो जाता है, ठीक है। ये आपका पाक अधिकृत क्षेत्र में है भारत में ही, लेकिन पाक अधिकृत क्षेत्र में है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे, जाएंगे तो ये पहुंच जाती है पीओके यानी पाकिस्तान में। कहाँ पहुंच जाती है? पाकिस्तान में हमारी, ठीक है। पाकिस्तान में जो है एक नदी बहती है, काबुल। कौन सी नदी बहती है? काबुल नदी बहती है। कौन सी? काबुल नदी बहती है। काबुल की एक सहायक नदी है स्वात। कौन सी है? स्वात, ठीक है। यहाँ पर एक घाटी है स्वात घाटी, जिसे क्या कहा जाता है? पाक का स्वर्ग या पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाकिस्तान का स्वर्ग किसे कहा जाता है? स्वात घाटी, ठीक है, समझ में आएगा। अब इसके बाद में है बेटा कुर्रम नदी। कौन सी नदी है? कुर्रम नदी है, ठीक है। इसके आगे एक है कोमल नदी। कौन सी नदी है? कोमल नदी, जो हिंदकुश पर्वत से निकलती है, ठीक है। कोमल दर्रे से कहां से निकलती है? हिंदकुश पर्वत से, ठीक है, हिंदकुश से कोमल नदी, ठीक है। अब इसके बाद ये आगे जाती है और काबुल से होते हुए कहां गिरती है? अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में प्रवेश करती है, ठीक, समझ में आएगा। अब देखिए, अब इनकी सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। ये तो हो गई आपकी पूर्वी सहायक नदियां, ये जो नदियां हैं सारी सब पूर्वी सहायक नदियां हैं, किसकी? सिंधु की, ठीक है। ये सिंधु की क्या है? पूर्वी सहायक नदियां हैं, ठीक है। आप देखेंगे पश्चिमी सहायक नदियों के बारे में, तो पश्चिमी सहायक नदी के बारे में जानेंगे तो सर्वप्रथम एक ग्लेशियर है, ठीक है। पश्चिमी सहायक नदियों के बारे में एक अच्छा ट्रिक बता देते हैं आपको, ट्रिक बता देते हैं। झेल, चना, रावी, सात, व्यास, ठीक है। यह आपकी पश्चिमी सहायक नदियों को याद करने की एक ट्रिक है सिंधु की। झेल से हो गया आपका झेलम, और चना से हो गया चेनाब, और रावी से हो गया रावी, सात से मतलब हो गया सतलुज, और व्यास से मतलब हो गया व्यास, ठीक है, समझ में आई बात। तो पहले जो आपकी नदी है सहायक नदी, वो आपकी है झेलम, ठीक है। तो झेलम कहाँ से निकलती है? झेलम जो है पीर पंजाल के गिरिपाद से निकलती है, ठीक है, पीर पंजाल के गिरिपथ से निकलती है। कहाँ? कौन सा ग्लेशियर? कौन सा? को बेरिन आ गया,
वेरीनाग या शेषनाग, शेषनाग झरने के नाम से जाना जाता है। इसी झरने से निकलती है आपकी कौन सी नदी निकलती है? झेलम निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी निकलती है। ठीक है, झेलम की एक सहायक नदी है किशन गंगा। कौन सी नदी है? किशन गंगा नदी है। ठीक है, किशन गंगा नदी है, किशन गंगा नदी है। ठीक है, इसी पर किशन गंगा परियोजना का निर्माण हुआ है, इसी नदी पर। ठीक है, देखिए इसके बाद जो है आगे झील है इसी के, जिसे उलर झील के नाम से जानते हैं। उलर झील, ये ताजे पानी की झील कही जाती है, मीठे पानी की झील कही जाती है। ठीक है, यहाँ से इस नदी का एंट्री होती है, यहाँ से एग्जिट होती है। कौन सी झील? नदी झेलम नदी। ठीक है, उलर झील से, इसी कारण से इसे ताजे पानी की झील भी कहा जाता है। समझ में आई बात? भाई पहले यहाँ से एंट्री होता है पानी का किस नदी के? झेलम नदी का, यहाँ से एग्जिट होता है इसी से, उलर झील से। यहीं पर इसी झील पर एक परियोजना है, उसे तुलबुल परियोजना के नाम से जाना जाता है। तुलबुल परियोजना, किस नाम से? तुलबुल परियोजना। और इन्हीं दोनों परियोजनाओं में, किशन गंगा और तुलबुल परियोजना में एक विवाद चल रहा है पाकिस्तान और भारत के बीच में। अब यहीं से विवाद से बात आ रही है, सिंधु जल समझौता की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सिंधु जल जो समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता हुआ था, वो हुआ था बेटा 1960 में हुआ। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। यह विश्व का सबसे उदार समझौता माना जाता है। ठीक है, सबसे उदार समझौता माना जाता है, विश्व का सबसे उदार समझौता है, सबसे उदार समझौता विश्व का। ठीक है, विश्व का सबसे उदार समझौता क्यों कहा जाता है? इसका एक रीजन है। ठीक है, जब उस समय ये समझौता हुआ था, ये तय किया गया था कि भैया जो है सिंधु झेलम और चिनाब, सिंधु झेलम और चिनाब, सिंधु झेलम और चिनाब नदी, चिनाब या इसी को चिनाब कहा जाता है, चिनाब नदी का 20% जल कौन उपयोग करेगा? 20% जल उपयोग करेगा भारत। ठीक है, जल उपयोग में लाएगा कौन? लाएगा बेटा? भारत लाएगा। देखिए उदारवादी की बात आ गई ना यहाँ पे। और 80% कौन उपयोग करेगा? 80% जल उपयोग करेगा, 80% उपयोग करेगा, जल उपयोग करेगा यूके, पाकिस्तान। ठीक है, समझ में आई बात? कौन उपयोग करेगा? पाकिस्तान। ठीक है, समझ में आई बात? यहाँ पर क्या बात हुई? सिंधु झेलम चिनाब नदी का 20% जल का उपयोग कौन करेगा? भारत करेगा। 80% जल का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। है ना, उदारवादी भावनाएं आ गई यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जो शेष नदियां बच रही हैं, सिंधु की सहायक नदियां बच रही हैं, रावी, सतलुज और ब्यास। कौन कौन सी बच रही हैं? रावी, सतलुज और ब्यास नदी जो बच रही है। सतलुज किसकी सहायक नदी है? वो ब्यास किसकी सहायक नदी है? सतलुज की, है ना। ये जो तीनों नदियां हैं, इसका 80% जल कौन उपयोग करेगा? भारत करेगा। और 20% कौन करेगा? पाक करेगा। ठीक है, समझ में आएगा? ये जल समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। इसीलिए इसे विश्व का सबसे उदार समझौता माना जाता है। ठीक है, क्योंकि जल समझौता हुआ था क्योंकि नदियों के बीच में सिंधु झेलम चिनाब, इसीलिए डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा है। यहाँ पर भाई कोई भी परियोजनाएं नहीं बनाई। ठीक है, देखिए अब आगे आ जाते हैं अपने, समझ में आई बात? सिंधु जल समझौता के बारे में समझ गए आप लोग? देखिए अब इसके आगे एक आपका हमने बताया था दर्रा है। ठीक है, अच्छा दर्रा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि दर्रे का उपयोग होने वाला है आगे इसमें। ठीक है, आप क्या है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्रे हैं जो आप ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, जिसे हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। फिर जाल डालना पड़ेगा, डालना पड़ेगा जो जल में बने हाल में सिर्फ गीला हो जाएगा, सिर्फ गीला हो जाएगा। फिर बार बार लाचार और रोकर तंग हो जाओगे, रोकर तंग हो जाओगे। इनको देखो आवाज सुन रहे हैं।
तो बंद करोगे। देखिए ये जो आपकी ट्रिक है वो इस प्रकार है। फिर जाल डालना पड़ेगा जो जल में बने हाल में सिर्फ गीला हो जाएगा, सिर्फ का जहाज से, ठीक है ना, सिर्फ गीला हो जाएगा, फिर बार बार लाचार और रो करके तंग हो जाओगे। ठीक है, समझ में? अब देखते हैं इसमें किस प्रकार से काम कर रही है। फिर जाल काट क्या हो गया यहाँ पे? फिर जाल काट जो होगा बेटा वो होगा पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल। दूसरा है जो जल से मतलब है जोजिला। ठीक है, जोजिला है। तीसरा है बने हाल का मतलब हो जाएगा बनिहाल। क्या हो जाएगा? बनिहाल हो जाएगा। ठीक है, चौथा है आपका सिर्फ गीला का मतलब हो जाएगा सिर्फ गीला। क्या हो जाएगा? सिर्फ गीला दर्रा हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर है फिर बार बार का मतलब बार लाचार जो आपका है वो हो जाएगा बारह लाचा। क्या होगा? बारह लाचा दर्रा। ठीक है, और रो कर तंग हो जाएगा मतलब हो जाएगा रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। ये छूट रहा है क्या? 6 है। ठीक है, फिर जाल डालना पड़ेगा जो जल में बने हाल में सिर्फ गीला हो जाएगा, फिर बार बार लाचार और रो कर तंग हो जाओ। ठीक है, इसका मतलब फिर जाल का मतलब पीर पंजाल 10 नंबर आपका हो गया। दूसरा है जो जल का मतलब होगा जोगिला। बने हाल का मतलब बनिहाल। सिर्फ गीला का मतलब सिर्फ गीला। ठीक है, सॉरी ये थर्ड हो गया आपको। और फिफ्थ नंबर है बार लाचा का मतलब 12 लाचा और रोकर तंग का मतलब हो जाएगा रोहतांग। इसमें से जो 3 आपके फर्स्ट है पीर पंजाल, जोगिला और बनिहाल, ये तीनों आपके जम्मू कश्मीर के दर्रे कहाँ के दर्रे हैं? तीनों आपके ये वाला और ये वाला और ये वाला, पीर पंजाल, जोगिला तथा बनिहाल, ये तीनों कहाँ गए? जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। और 3 जो है आपके प्रमुख जो सिपकीला, 12 लाचा दर्रा और रोहतांग, ये तीनों कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। ठीक है, और ये तीनों आपके जम्मू एंड कश्मीर के दर्रे हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी कहाँ की? प्रमुख दर्रों की। ठीक है, प्रमुख दर्रों की जो है प्रमुख दर्रे कहाँ के? कश्मीर, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों की रही। ठीक है, आप देखिए इनमें से हमें 3 दर्रों का काम पड़ने वाला है, सिपकीला, 12 लाचा और रोहतांग दर्रा। ठीक है, समझ में आई बात? इसलिए हमने इसको याद करने की ट्रिक बता दी, इसको आप नोट कर लिए। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं आगे आते हैं। अभी हमने बताया एक दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, खुद आपको बताना पड़ेगा कौन सा दर्रा है। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में? कौन सा दर्रा है? 12 लाचा, रोहतांग और सिपकीला दर्रा। ठीक है, तो एक जो है 12 लाचा जो दर्रा है, कौन सा दर्रा? 12 लाचा जो दर्रा है, वहां से 2 सरिताएं निकलती हैं। कौन कौन सी सरिताएं निकलती है? चंद्रा और भागा। कौन कौन सी? चंद्रा और भागा 2 सरिताएं निकलती हैं। ठीक है, 12 लाचा दर्रा से क्या निकलती है? 2 सरिताएं निकलती हैं, चंद्रा और भागा। ठीक है, और यहाँ से जो है एक जगह आगे जाकर के मिलती हैं। ठीक है, उस स्थान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? झंग नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? झंग नाम से जानते हैं। ठीक है, इस स्थान से आगे जब बढ़ती है सरिता, एक हो जाती है, संगम होता है चंद्रा और भागा का। ठीक है, उस स्थान को झंग कहा जाता है। स्थान अब आगे जब बढ़ती है तो चेनाब नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? चेनाब नदी। ठीक है, यह आगे जाकर के क्या करती है भैया? यह आगे जाकर के एक स्थान पर कहाँ मिलती है? सिंधु नदी से मिल जाती है। ठीक है, एक स्थान पर सिंधु नदी से मिलती है, वो पाक का क्षेत्र होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? ये भी बताया गया था। क्या बताया गया था? पंचनद। अभी नहीं, पंचनद तो यहाँ नहीं है, जब जहाँ पर जो है चेनाब से सारी नदियाँ आकर मिलेंगी वो पंचनद होता है। वो भी अभी बता रहे हैं, वो भी अभी आपको बता रहे हैं। कौन सा है? मितानकोट। क्या बताया है? मितानकोट एक स्थान है, कहाँ पर? पाकिस्तान में, जहाँ पर आती है चेनाब नदी और सिंधु से मिल जाती है। अब पंचनद के बारे में आपको बता रहे हैं, रखिए। देखिए झेलम नदी आकर एक जगह यहाँ पर मिलती है, किससे मिलती है? चेनाब नदी से। ठीक है, समझ में आई बात? अब आगे देखते हैं, एक इसी के नीचे एक जो है दर्रा है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा है? ये सब हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है, ये हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। और यहाँ से निकलती है आपकी कौन सी नदी? कौन सा दर्रा हमने बताया अभी? रोहतांग।
यहाँ से निकलती है रावी नदी, ठीक है। कौन सी नदी निकलती है? रावी नदी निकलती है, ठीक है। रावी नदी निकलती है और ये कहाँ आकर के मिल जाती है? इस पर चेनाब नदी मिल जाती है, ठीक है। देखिए अब आगे देखते हैं, एक नदी है आपकी, इसी के नीचे ब्यास नदी है, ठीक है। ब्यास नदी निकलती है ब्यास कुंड से निकलती है, रोहतांग दर्रे के समीप एक ब्यास कुंड है और वहां से निकलती है ब्यास नदी, ठीक है। और ये आगे चलते कहाँ मिल जाती है? सतलुज नदी पे मिलती है। सतलुज नदी भैया, सतलुज नदी आपकी कहाँ है? तो सतलुज नदी तिब्बत में है। कहाँ से निकलती है? राक्षस ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राक्षस ताल से निकलती है। राक्षस ताल एक नद है जो कहाँ पर है आपका? इसी के समीप है, मानसरोवर के समीप, ठीक है। थोड़ा सा इसमें बनाने में दूर लग रहा है लेकिन इसी के समीप है, ठीक है। इसी के समीप है और यहाँ से निकलता है, कौन सी नदी निकलती है? सतलुज नदी निकलती है, ठीक है। और ये सतलुज नदी आकर के कहाँ मिल जाती है? चेनाब में मिल जाती है, ठीक है। और ब्यास कहाँ पर मिलती है? सतलुज नदी पर, ठीक है। ब्यास जिस स्थान पर सतलुज नदी में मिलती है वो पंजाब क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है? पंजाब, ठीक है। पंजाब में मिलती है, ब्यास और सतलुज का संगम होता है और यहाँ पर एक बांध बनता है, हरिकेन बांध। कौन सा बांध बनता है? हरिकेन बांध बनता है, हरिकेन बांध बनता है। और यहीं से एक नहर निकाली जाती है, इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर निकाली जाती है? इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है, ठीक है। ये नहर मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान को सिंचित करने के लिए निकाली जाती है। किस लिए निकाली जाती है? पश्चिमी राजस्थान को सिंचित करने के लिए निकाली जाती है। पश्चिमी राजस्थान को सिंचित करने के लिए निकाली जाती है, सिंचित करने के लिए, ठीक है। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? और ये जो स्थान है, आप देखिए पंचनद के बारे में आप पूछ रहे थे, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, यहाँ से लेकर के कितनी नदियां मिली? देखिए 1 2 3 4 5 नदियों का संगम यहाँ तक में होता है। 5 नदियां आकर के यहाँ से आके 5 नदियां एक नदी का रूप ले लेती है ना। 5 नदियां जो है एक नदी का रूप यहाँ से इस क्षेत्र से इस क्षेत्र के बीच का जो होता है 45 किलोमीटर वाला क्षेत्र। कितने किलोमीटर वाला? 45 किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है, 45 किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है, ये आपका कहलाता है पंचनद कहलाता है। क्या कहलाता है? पंचनद, ठीक है। और ये पंचनद जो है, पंच नदियां आकर के कहाँ मिल जाती है? मितानकोट में पाकिस्तान में मिलती हैं और फिर जाकर के अरब सागर में नीचे गिर जाती है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है, चेनाब नदी भारत की इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी या प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी, सिंधु की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी पूछा जाता है? प्रमुख सहायक नदी, ठीक है। सिंध की जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है? तो हम आंसर देंगे चेनाब। कौन सी? चेनाब, ठीक है। क्योंकि चेनाब की ही ये उप नदियां हैं सारी, जो चेनाब में ही क्या करती हैं? संगम होता है इन सभी नदियों का। और चेनाब का जो संगम होता है स्पेशल रूप से देखिए आप, तो डायरेक्ट जो है सिंधु नदी से मिलती है, किसी से नहीं इसका। अन्य नदियां इसमें आकर के समाहित होती हैं। तो ये जो 5 नदियां हैं आपकी झेलम, रावी और सतलुज, मुख्य रूप से किसकी सहायक नदियां हैं? चेनाब की सहायक नदियां या उप नदी है, ठीक है। और ये जो ब्यास नदी है ये किसकी है? सतलुज की है, ठीक है। अब ये क्योंकि सारी चेनाब नदी से मिल जाती है और चेनाब जाकर के सिंधु से मिल जाती है, इसलिए फिर इसको क्या कह दिया जाता है कि ये सिंधु की सहायक नदियां, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको? हाँ, तो एक क्वेश्चन बनता है कि सिंधु की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है बेटा? तो वो चेनाब नदी है। और सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चेनाब नदी है। देखिए अब चेनाब नदी की जो लंबाई है वो 960 किलोमीटर की है अगर देखा जाए तो, ठीक है। चेनाब नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है। अच्छा, एक चीज और हमने बताया था, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। कितनी है? 2880। और भारत में 1114 किलोमीटर की इसका विस्तार है, ठीक है। भारत में इसका 1114 किलोमीटर ही विस्तार है सिंधु नदी, ठीक है। अब आते हैं इस पर, सिंधु नदी की जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है और सबसे बड़ी सहायक नदी है वो चेनाब है, 960 किलोमीटर। अब यहाँ पर एक बात आ जाती है कि भैया सतलुज नदी जो है, ये सतलुज नदी है, सतलुज जो नदी है वो आपकी कहाँ से? 3 देशों में बहती है सतलुज नदी, तिब्बत यानी चीन में, और फिर भारत में, फिर पाकिस्तान में। 3 देशों में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है सिंधु की सहायक नदी, ठीक है। सिंधु की सहायक नदी। एक क्वेश्चन और बनता है कि सिंधु की एक सहायक नदी का नाम बताइए जो 3 देशों में प्रवाहित होती है। तो एकमात्र सहायक नदी है सिंधु की सतलुज, जो तिब्बत यानी चीन में और पाकिस्तान में, भारत में, तीनों देशों में प्रवाहित होती है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है बिना सतलुज की
वह 1500 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 1500 किलोमीटर है। और भारत में जो इसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर है भारत में, ठीक है, किसकी? सतलुज की। समझ में आई बात? सतलुज की लंबाई भारत में 1050 किलोमीटर है, तो इसको क्यों नहीं कहा जाता है यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है? बताइए क्यों नहीं कहा जाता है? इसलिए नहीं कहा जाता, देखिए इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि सिंधु की जो प्रमुख सहायक नदी है वो चेनाब है, और ये चेनाब की सहायक नदी है सतलुज, ठीक है। चेनाब की सहायक नदी है सतलुज, ये डायरेक्ट कहाँ नहीं मिलती? सिंधु से नहीं मिलती है, ठीक है। फिर एक शाखा बनकर पंचनद जो है जाकर के मिलती है किसकी? सिंधु से मिलती है, ठीक है। तो जो प्रमुख चेनाब नदी है उसी को हम बताएंगे कि यह सिंधु नदी की सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब, ठीक है। समझ में आई बात? डाउट क्लियर? नहीं क्लियर? बताइए, पूछिए पूछिए क्या समस्या है? पूछो, जल्दी पूछो, पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या समस्या है? कहाँ नहीं समझ में आ रहा है? आ गया सबको? चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़े, एक बार और बताएं, हाँ आगे बढ़ चलते हैं, ठीक है। चलिए अब एक एक करके सभी के बारे में जो है लिखते हुए और विस्तार से जानते हुए चलते हैं, ठीक है। हाँ एक कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, ठीक है, क्या? तो सबका उद्गम, सबकी लंबाई, सब सारा सब कुछ जानते हुए अलग अलग चलते हैं, ठीक है। इसको एरेज करके सिंधु नदी को देखिए एक बार रिवीजन करते हुए चलते हैं। सिंधु नदी के बारे में देखते हैं। सिंधु नदी का अन्य नाम क्या है? इंडस है। क्या है? इंडस नदी है, ठीक है। अब आपसे प्रश्न करेंगे, आपको उत्तर देना है, ठीक है। इसका देखिए उद्गम क्या है? उद्गम जो है क्या है? पोखरचू के निकट, पोखरचू के निकट किस इंडस से होता है? सिंगी खंबान से होता है। कहाँ होता है? सिंगी खंबान से होता है, ठीक है। समझ में आई बात? दूसरे नंबर पर इसकी लंबाई के बारे में जानेंगे। इसकी लंबाई क्या है बेटा? तो लंबाई इसकी 2880 किलोमीटर है। कितनी है? 2880 किलोमीटर, कहीं कहीं पर 2900 भी आ जाता है, ठीक है। 2880 किलोमीटर। भारत में कितनी है लंबाई इसकी? भारत में 1114 किलोमीटर है, ठीक है। समझ में आई बात? इसका प्रवेश कहाँ से होता है? प्रवेश कहाँ से होता है? भारत में प्रवेश कहाँ से होता है? तो तमचौक से होता है। कहाँ से होता है? तमचौक से होता है। कहाँ से निकलती है? निकलती कहाँ से है? निकलती है कहाँ से? चिल्लास से निकलती है, ठीक है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियों के बारे में जानेंगे, पूर्वी सहायक नदी और पश्चिमी सहायक नदी। सहायक नदियाँ जो है आपकी, सहायक नदी के बारे में जानेंगे। सहायक नदी में आपकी पूर्वी सहायक नदी आती है और पश्चिमी सहायक नदी आती है ना। पूर्वी सहायक नदियों के बारे में हमने आपको बताया है। कौन कौन सी सहायक नदी? देखिए श्योक है, श्योक है, श्योक है, नुब्रा है, नुब्रा है। इसके बाद आपकी कौन सी? गिलमित है। कौन सी है? गिलमित है, गिलमित की सहायक नदी है। हुंजा, हुंजा है, हुंजा, और एक और बताए थे कीजर, हुंजा तथा कीजर है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो काबुल नदी आएगी। काबुल नदी की सहायक नदी आपकी स्वात नदी आएगी। स्वात के बाद आपकी आएगी खुर्रम आएगी। खुर्रम के बाद आपकी आएगी तो कौन सी आएगी? कोमल, कोमल नदी आएगी। यह आपकी क्या? पूर्वी सहायक नदी है। किसकी है? सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। इसके बाद पश्चिमी सहायक नदियाँ जो आपकी हमने बता ही दिया है। ये झेल, चना, रावी, संध्यास, पहले ही बता दिया था आपको, ठीक है। झेल, चना, रावी, संध्यास। झेल से हो गया झेलम, चना से चेना, और रावी से रावी, और सात से हो गया सतलुज, ब्यास से हो गया ब्यास। ये आपकी पश्चिमी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। सिंधु जल समझौता के बारे में हमने समझ ही लिया था, जान ही गए हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताना भूल गए थे हम। ये जो नदी है आपकी ट्रांस हिमालय में जो प्रमुख आपकी जो है हमने बताया था काराकोरम पर्वत, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर बताया था, है ना। तो ये जो नदी ऊपर जाती है कि दोनों लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीच से होकर के जाती है। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर के जाती है कौन सी? सिंधु नदी। ये याद रखिएगा, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर के सिंधु नदी जाती है? तो लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर के जाती है। बताया था ना, काराकोरम पर्वत जिस पर सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, यानी 5 बड़े ग्लेशियर हैं काराकोरम पर्वत में, ठीक है। सियाचिन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर काराकोरम पर्वत। इसमें केतु पर्वत भी है काराकोरम में, गार्डविन आस्टीन जिसे कहा जाता है, जो पाक अधिकृत क्षेत्र में है, ठीक है। ये आपका हो गया काराकोरम, इसके बाद लद्दाख, इसके बाद जासर, इसी के बीच से होकर के जाती है आपकी सिंधु नदी, ठीक है। देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा इसको। अब देखिए एक चीज और देखना है, चेनाब के बारे में हमने बता दिया कि चेनाब इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम भी बता दिया है कि इसका दूसरा नाम इंडस नदी है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरे नंबर में आपकी झेलम नदी, झेलम नदी के बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? इसका जन्म कहाँ हुआ था, उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम कहाँ से होता है? पीर पंजाल के गिरबाद से होता है। कहाँ से होता है?
पीर पंचाल के गिरिपाद में कौन सा झरना है? बेरीनाग झरने से होता है। बेरी नाग या उसी को शेषनाग झरना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेषनाग झरना भी कहा जाता है। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? तो इसको सिंधु की सहायक नदी कहा जा सकता है और आपकी चेनाब की सहायक नदी भी कहा जा सकता है, उपनदी भी कहा जा सकता है। ठीक है, उद्गम के बारे में आप समझ गए। ठीक, अब ये जो है इसका जो मुहाना है, मुहाना पाकिस्तान में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? पाकिस्तान में। कहाँ पर? किस जगह पर? उस जगह का क्या नाम है? तो उस जगह का नाम है झंग। पाकिस्तान में झंग नामक स्थान पर इसका मुहाना किस नदी से मिलता है? नामक स्थान पर किस नदी से मिलता है? ये जो आपका है ना, ये जगह नदी है, यहाँ पर झंग नामक स्थान है, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, पाक में है और ये झंग नामक स्थान पर मिलता है। कौन? झेलम नदी। किस नदी से? चेनाब नदी से। ठीक है, तो पाक में झंग नामक स्थान पर चेनाब नदी से मिलता है। चेनाब नदी से मिलती है कौन सी नदी? झेलम नदी। ठीक है, संगम बनाती है, मिलकर क्या बनाती है? संगम बनाती है। चेनाब नदी से मिलती है। ठीक है, ये मुहाना हो गया आपका। ठीक है, समझ में आई बात। और इसमें जो है बुलर झील के बारे में हमने बताया था ना, इसमें हमने बताया था कि आप ये बुलर झील है और ये किशनगंगा एक नदी है यहाँ पर। ठीक है, तो किशनगंगा नदी इसकी एक सहायक नदी है। सहायक नदी कौन सी है इसकी? सहायक नदी है किशनगंगा। कौन सी है? किशनगंगा इसकी सहायक नदी है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें एक बुलर झील है। बुलर झील जिसे ताजे पानी की झील कहा जाता है। कहाँ पर है बेटा? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? बुलर झील है। इसमें कौन सी परियोजना है? तुलकुल परियोजना है। कौन सी परियोजना है? तुलकुल परियोजना है। और इसमें किशनगंगा परियोजना है, जिस पर क्या चल रहा है? डिस्प्यूट या विवाद चल रहा है। ठीक है, किशनगंगा जिस पर क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, विवाद क्यों चल रहा है हमने बताया था, 1960 का सिंधु समझौता। ठीक है, ये आप समझ गए। ये प्रमुख सहायक नदियां हैं और किशनगंगा तथा तुलकुल परियोजना है इसका। ठीक है, परियोजनाएं हैं। ठीक है, दोनों पर समझ में आई बात। अब आगे देखते हैं, ये जो झील है बुलर झील है, बुलर झील किस प्रकार की झील बनाती है? किस प्रकार की झील का निर्माण करती है? नदी आती है एक जगह सर्पाकार स्थिति लेकर के ऐसे करके ऐसे हो जाती है, फिर जब ये सीधी हो जाती है ना, या ऐसे अवस्था में सीधी हो जाती है तो ये जो स्थान बन जाता है गोकुल, इसे गोकुल झील, हमने पहले वीडियो में बताया था कि गोकुल झील बनाती है। इस प्रकार की झील को क्या कहा जाता है? गोकुल झील। ठीक है, सर्पाकार स्थिति जब बनाती है झील और उसको फिर छोड़ करके त्याग करके सीधे मार्ग पर चलने लगती है नदी, जब सीधे मार्ग पर चलती है तो जो त्यागा हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है? गोकुल झील कहलाता है। गाय के फूल के समान झील बनता है। ठीक है, तो उस गोकुल झील को अगर पूछा जाए कि बुलर झील किस प्रकार की झील है तो वो गोकुल झील कहलाएगी। ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ तक बात कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम। ठीक है, झेलम नदी का दूसरा नाम क्या है? झेलम नदी का दूसरा नाम है वितस्ता। क्या नाम है? वितस्ता। क्या नाम है बेटा? वितस्ता नदी। ठीक है, क्या नाम है? वितस्ता नदी। ठीक, अब आगे चलते हैं, चेनाब नदी के बारे में नदी है किसकी? सिंधु की। ठीक है, चेनाब नदी। चेनाब को दूसरा नाम अस्किनी भी है। क्या नाम है? अस्किनी। ठीक है, हमने इसे के माध्यम से दिमाग में बैठाया इसका दूसरा नाम। ठीक है, वो सिर्फ क्या है? इसके आगे वाले की नदी है वो रावी है। ठीक है, रावी का दूसरा नाम क्या है जानते हैं? रावी का दूसरा नाम क्या है बताया ना आपको? इंद्रावती। और एक नाम है पुरुषड़ी। ठीक है, पुरुषड़ी या इसी को इंद्रावती भी कहा जाता है। ठीक है, इंद्रावती भी कहा जाता है। तो एक ट्रिक हमने याद किया है इसमें, या इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक हमने याद किया है। रावी ने पुरुष ऐसा चुना, बस इतना याद कर लिया दिमाग में। ठीक है, रावी ने पुरुष ऐसा चुना, तो रावी नदी का जो नाम है वो है पुरुषनी। ठीक है, रावी नदी का नाम है पुरुषनी। और ये आपकी जो नदी है चेनाब, चेनाब का नाम क्या है? चेनाब का नाम आपका क्या है? अस्किनी। ऐसा से मान लिया है अस्किनी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो चेनाब का दूसरा नाम क्या है? अस्किनी है। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं चेनाब नदी निकलती कहाँ से है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? चेनाब नदी। ठीक है, चेनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? झेलम के बारे में बताया। चेनाब नदी का उद्गम होता है कहाँ से? बारागाछा दर्रा से। कहाँ से होता है? बारागाछा दर्रा से होता है।
ठीक है। दो सरिता मिलती हैं, चंद्रा और भागा दोनों नदियां मिलती हैं एक जगह पर। उस स्थान का नाम है छंग और वहां से चिनाब नदी का उद्गम होता है। ठीक है, समझ में आई बात। एक और ये जो है किसकी, सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंध की क्या है, सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी अभी बताया। ठीक है, सहायक नदी। ठीक है, यहाँ तक इसको तो आपने जान ही लिया। ठीक है, अच्छा इसका मुहाना कहाँ मिलता है, तो इसका मुहाना जो है सीधे डायरेक्ट आकर के कहाँ पर मिलता है, पंचनद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, पंचनद में, जहाँ पर पांचों नदियां आकर के मिलती है। ठीक है, मुहाना कहाँ है इसका, पंचनद है। ठीक है, इसका मुहाना जान लीजिए, चिनाब का मुहाना कहाँ है, पंचनद है। ठीक है, इसमें कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं जिनके बारे में हम जानेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, प्रमुख परियोजनाएं हैं इस नदी पर, प्रमुख परियोजनाएं हैं, परियोजनाएं देखिए ट्री के माध्यम से जानेंगे प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। चिनाब नदी की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में ट्री के माध्यम से जानेंगे। रतन ने सगल गली दुलत्ती मारी। क्या किया, रतन ने सगल गली क्या मारा, सगल गली क्या किया, दुलत्ती मारी। ठीक है, देखिए अब रतन से मतलब हो जाएगा रतन। ठीक है, रतन परियोजना है इसकी। और दूसरी जो सगल है आपका, सलार परियोजना के नाम से इसे जानते हैं। किस नाम से, सलार परियोजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, रतन ने सगल गली, गली से आएगा। ठीक है, गलिहार हो जाएगा। और दुलत्ती का मतलब हो जाएगा दुलहस्ती। क्या हो जाएगा, दुलहस्ती। ठीक है, दुलत्ती का मतलब हो जाएगा दुलहस्ती। ठीक है, तो ये जो है प्रमुख परियोजनाएं हैं कहाँ की, आपकी चिनाब नदी की। एक बार फिर से देख लीजिए, चिनाब नदी की प्रमुख परियोजनाओं को ट्री के माध्यम से। ट्रिक है आपकी, रतन ने सगल गली क्या मारा, दुलत्ती मारी। ठीक है, इसमें देखिए रतन से ऐड हो गया रतन परियोजना। ठीक है, फर्स्ट परियोजना है आपकी। दूसरी जो परियोजना है सगल, जिसे सगल को हम किस नाम से जानते हैं, सलार परियोजना है दूसरी परियोजना है। तीसरी आपकी गली से ऐड है, गलिहार तीसरी परियोजना है। दुलत्ती परियोजना आपकी क्या है, दुलत्ती को हम दुलहस्ती परियोजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, दुलत्ती यानी ट्रिक आपकी क्या है, रतन ने सगल गली दुलत्ती मारी। रतन का अर्थ है रतन, सगल का सलार और गली का अर्थ है गलिहार, दुलत्ती का अर्थ है दुलहस्ती। ठीक है, ये चार प्रमुख परियोजनाएं हैं, तो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी नदी के बारे में जानते हैं। तीसरी जो सहायक नदी है रावी है। कौन सी है, रावी। तीसरी सहायक नदी कौन सी है, रावी है। ठीक है, रावी का नाम है, उपनाम है पुरुषणी। क्या नाम है, पुरुषणी या इंद्रावती। क्या नाम है, इंद्रावती, पुरुषणी या इंद्रावती। ठीक, अब देखिए रावी का जो नाम है पुरुषणी और इंद्रावती। रावी जो है कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम है इसका, हमने बताया था रोहतांग दर्रा। कौन सा, रोहतांग दर्रा है। ठीक है, विकसित कहाँ से होती है, निकलती कहाँ से है। इसका जो मुहाना है वो कहाँ मिलता है, तो मुहाना इसका मिलता है चेनाब नदी पर। ठीक है, मुहाना कहाँ है, मुहाना चेनाब नदी पर है। ठीक है, चंबा घाटी, धौलाधार तथा पीर पंजाल श्रृंखला जो है आपकी यहाँ से होकर के गुजरती है। कहाँ से होकर के गुजरती है, तो ये कहाँ से होकर गुजरती है, बेटा से होकर। ठीक है, कहाँ से, चंबा घाटी, धौलाधार, पीर पंजाल से होकर के गुजरती है। कौन सी नदी, रावी नदी। ठीक है, रावी का उपनाम है पुरुषणी या इंद्रावती। ठीक है, समझ गए बात। अब आगे जो देखेंगे वो है आपकी ब्यास नदी। ब्यास नदी के बारे में। ठीक है, तो ब्यास नदी आपकी कहाँ से निकलती है, ब्यासपुर से निकलती है। इसके बाद में जाके लिखेंगे ब्यास नदी का उपनाम है, ब्यास नदी को विपाशा के नाम से भी जाना जाता है। ब्यास नदी को किस नाम से जाना जाता है, विपाशा के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपनाम है विपाशा। ठीक है, ब्यास नदी का उपनाम क्या है, विपाशा। और कुछ बातें हम जानेंगे। इसकी प्रमुख सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी पार्वती, कुरला और तीर्थन। ठीक है, प्रमुख सहायक नदी है। कौन कौन सी, पार्वती, कुरला और तीर्थन। किसकी सहायक नदी है, ब्यास की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये हो गई ब्यास की कुछ बातें। और अब अंत में हम देखते हैं सतलुज नदी के बारे में। सतलुज नदी के बारे में, और यहीं से अपनी बात को समाप्त करेंगे। देखिए सतलुज नदी
सतलुज नदी का पौराणिक नाम क्या है? आपको बता सकता है? महाभारत में इसका कुछ नाम है। महाभारत में पहले तो इसका शताद्री है, शताद्री भी एक नाम है। एक नाम इसी को चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शताद्री। सतलुज को शताद्री नाम से, या एक नाम है जो महाभारत में वर्णित है, चंद्रभागा। ठीक है, चंद्रभागा है। कहाँ वर्णित है? महाभारत में। ठीक है, सतलुज नदी का उपनाम है शताद्री या चंद्रभागा। ठीक है, ये सतलुज नदी की जो लंबाई है हमने बताया दिया है कि इसकी संपूर्ण लंबाई 1500 किलोमीटर है, और इसका जो है भारत में जो प्रवाह क्षेत्र है 1050 किलोमीटर है। ठीक है, समझ में आई बात? और ये क्या है? 3 राज्यों में कहाँ से उद्गम होता है? इसका उद्गम देख लीजिए थोड़ा सा। उद्गम इसका होता है मानसरोवर के निकट, मानसरोवर के निकट, तिब्बत से निकट, तिब्बत से कहाँ से होता है? राक्षसताल से, झील से, राक्षसताल झील से, या राकसताल भी कहा जाता है इसको, राकसताल झील। ठीक है, यहाँ से जो है क्या होती है? उद्गम होता है किसका? सतलुज का होता है। ठीक है, और यह कहाँ पर? यह जो है इसकी एक विशेषता है कि यह भारत की एकमात्र, सिंधु की एकमात्र सहायक नदी है जो 3 कोसों से होकर के जाती है। नोट कर लीजिए, नोट में डाल लीजिए। सिंध की एकमात्र सहायक नदी जो 3 देशों से होकर के जाती है, 3 देशों से होकर जाती है। वो कौन कौन से देश है पता है आपको? कौन कौन से देश है? देखिए, हाँ, पहला है तिब्बत है, दूसरा है भारत, और तीसरा है पाक। 3 देशों से होकर के जाती है। ठीक है, समझ में आई बात? और इसी पर एक जगह सतलुज नदी पर क्या बनता है? डैम बनता है, जहाँ पर ब्यास नदी मिलती है पंजाब में। ठीक है, पंजाब में हरिकेन बांध, और वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है। ठीक है, और इस पर ही कौन सा है? भाखड़ा नागर बांध भी है सतलुज नदी पर। एक बांध और है, भाखड़ा नागर बांध। ठीक है, ये भी सतलुज नदी पर है। कहाँ पर है? सतलुज नदी पर है, भाखड़ा नागर बांध। ठीक है, बांध या परियोजना। ठीक है, भाखड़ा नागर बांध कहाँ पर है? सतलुज नदी पर। ये बातें रही मुख्य आपकी इसकी। ठीक है, सतलुज नदी की। ठीक है, तो आज की क्लास जो है यहीं से समाप्त होती है। ठीक है, अपने प्रिय दर्शकों को कहना चाहेंगे कि अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा शेयर करेंगे।